मित्रों, निष्ठा बेन मेरी केबिन में एंटर हुई और तुरंत ही मुझे कहा कि मैडम प्लीज़ एसी बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, मैं बिल्कुल बैठ नहीं पाऊंगी। तुरंत ही मैंने सब कुछ बंद करवा दिया, उन्हें बैठाया और उन्होंने अपनी लंबी तकलीफ़ों की लिस्ट मेरे सामने रख दी कि मैडम 2 से 3 बार मैंने ऑपरेशन करवा लिया है, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, अचानक छींकें शुरू हो जाती हैं, कभी अचानक ब्लॉकेज हो जाता है, नाक बंद हो जाती है और असहनीय सिर दर्द रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या आपके पास मेरी समस्या का समाधान है? मित्रों, ऐसी तकलीफ आप में से भी बहुत लोगों को होगी। आज हम सर्दी, साइनस, एलर्जी की सर्दी या इन्फेक्शन, इनके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत से। मित्रों, सर्दी का कोई भी पेशेंट जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें डायग्नोसिस करना होता है कि इन्हें सर्दी किस प्रकार की है। अगर अभी अभी हुई हो तो उसे नव प्रतिश्याय कहा जाता है, और अगर सर्दी पुरानी हो और बार बार होती हो तो उसे जीर्ण प्रतिश्याय कहा जाता है। नव यानी एक्यूट और जीर्ण यानी क्रॉनिक। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो 3 से 5 दिनों में आपकी सर्दी ठीक हो ही जानी है। वायरल इन्फेक्शन में सर्दी के साथ गला खराब होता है, खांसी आती है और बुखार महसूस होता है या फिर हाई ग्रेड टेम्परेचर दिखाई देता है। तो सिंपल, ये आपका वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होने वाली सर्दी है जो कभी कभी हमें हो जाती है और 1 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की सर्दी की, जिसे क्रॉनिक राइनाइटिस या फिर जीर्ण प्रतिशय के रूप में पहचाना जाता है। ऐसे मरीज जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हमें ये क्लासिफिकेशन करना होता है कि सर्दी का कारण क्या है। आमतौर पर अगर आपके शरीर में एलर्जी ज़्यादा रहती है तो भी ऐसी सर्दी देखने को मिलती है, और अगर आपके सिर में कफ भरा हुआ है, जिसे दूसरी भाषा में साइनस कहा जाता है, तो भी ऐसी सर्दी हो सकती है। दोनों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस, दोनों का विभेदक निदान कैसे किया जा सकता है, इस पर फिर से एक नज़र डालते हैं। अगर आपके शरीर के खून में एलर्जी की मात्रा ज़्यादा है तो आमतौर पर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें स्पेसिफिक सीरम आईजी नाम का जो ब्लड टेस्ट होता है, उससे आपके खून में एलर्जी की मात्रा ज़्यादा है या नहीं ये पता चल जाता है। हो सकता है आईजी का लेवल नॉर्मल हो, लेकिन परफ्यूम, स्प्रे या कोई भी डिओड्रेंट जिसकी स्मेल से आपको तुरंत छींकें शुरू हो जाती हैं, कहीं गए और धूल उड़ी तो भी आपको छींकें शुरू हो जाती हैं, अगर खाने में कुछ स्पेसिफिक आया तो भी आपको छींकें शुरू हो जाती हैं, तो ये ऐसा दर्शाता है कि हाँ, आपको एलर्जी वाली सर्दी होने की संभावना है। इसी तरह अगर आपको साइनस की सर्दी है तो बार बार आपका सिर भारी हो जाता है, ठंडी या एसी आप बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं, और जब तुरंत ठंडी हवा का संपर्क होता है तो आपको अनईजीनेस महसूस होती है, बिना रुके छींकें शुरू हो जाती हैं या फिर नेजल ब्लॉकेज दिखाई देता है और सिर बहुत ज़्यादा भारी महसूस होता है। जनरली इसका डायग्नोसिस करवाने के लिए आपको किसी भी रेडियोलॉजिस्ट के पास एक्सरे करवाना होता है। एक्सरे में स्कल का पीएस व्यू यानी कि पैरानेजल साइनसिस का व्यू लिया जाता है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वाटर्स व्यू भी कहा जाता है। मैं यहाँ आपको एक प्राथमिक भूमिका समझाना चाहती हूँ कि बेसिकली हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ आपस में जुड़कर खोखली सी संरचना बनाती हैं, जिसे साइनस कहा जाता है। चेहरे के हिस्से में फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमॉइड और स्फिनॉइड, इस तरह 4 अलग अलग प्रकार के साइनस होते हैं। एक्सरे करवाने से कि किस साइनस में कितना कफ भरा हुआ है या अंदर सूजन है और साइनसाइटिस का इम्पैक्ट है या नहीं, ये क्लियर हो जाता है। कई बार एक्सरे में डायग्नोसिस ठीक से न हो पाए तो सीटी स्कैन भी करवाना पड़ता है, लेकिन अगर कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो उसमें भी हमें जजमेंट मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर नाक का पर्दा टेढ़ा है, जिसे डेविएटेड नेजल सेप्टम कहा जाता है, उदाहरण के लिए अगर अंदर मसा है तो वह भी एक्सरे या सीटी स्कैन में पता चल जाता है। तो ऐसी सभी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज जो भी हों, उनमें वो चीज़ क्लियर हो जाती है। तो बेसिकली एक ब्लड रिपोर्ट और एक एक्सरे स्कैन करवाने से आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि आपको किस तरह की सर्दी है। उसके बाद डॉक्टर निर्णय करता है कि अब मुझे कैसे आगे बढ़ना है। मित्रों, एलर्जी पर आगे मैंने वीडियो बनाया है,
मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि एलर्जी की सर्दी आयुर्वेद में निश्चित रूप से ठीक हो सकती है और इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह साइनस में जो सर्दी का हिस्सा हमें देखने को मिलता है उसमें भी थोड़ी बहुत सावधानी रखनी होती है और अगर उससे ठीक ना हो तो क्लासिकल नस्य यानी कुछ प्रकार के तेल को नाक में डालकर सारा कफ पिघलाकर बाहर निकाला जाता है, जिससे भी लंबे समय तक ठीक रहने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर बच्चों का मुंह खुला रहता हो और बच्चों को बार बार ऐसी सर्दी होती हो तो एक बार ये रूल आउट करवाना पड़ता है कि उन्हें एडेनॉइड्स हैं या नहीं। एडेनॉइड्स यानी नाक के पीछे आने वाला मसा। सर्दी के बारे में इतनी प्राथमिक जानकारी लेने के बाद अब हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर एक नजर डालते हैं। मित्रों, आयुर्वेद की ज्यादातर ट्रीटमेंट के लिए कहा गया है कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, यानी जिस कारण से रोग होता है उस कारण को जान लो और उस कारण को दूर कर दो तो ज्यादातर आपका रोग ठीक हो जाएगा। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सुबह उठना। सुबह 6 से 10 बजे तक कफकाल कहा जाता है, इसीलिए अगर आप देर से उठते हैं तो भी शरीर में कफ बनने की प्रक्रिया चालू रहती है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ने की संभावना है। साथ ही अगर दिवास्वाप यानी आप दोपहर में सो जाते हैं तो भी आपके शरीर में कफ बढ़ सकता है, इसलिए इस बात पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग देर से उठकर सुबह 3 से 4 गिलास पानी पी लेते हैं, तो जिन लोगों में ऐसा कफ रहता है उन्हें आयुर्वेद के अनुसार अत्यंबुपान यानी अति अम्बुपान, अधिक मात्रा में पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे भी आपके शरीर में कफ बढ़ सकता है, इसीलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कई लोग सुबह में फ्रूट जूस लेते हैं, फल लेते हैं, केला और सीताफल सब डालकर स्मूदी बनाकर लेते हैं। तो जिनका कफ का कोष्ठ है, सर्दी का कोष्ठ है, उन्हें सुबह इस तरह से फल नहीं लेने चाहिए। इसी तरह ज्यादातर फल जैसे सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल, यहाँ तक कि केला, चीकू, सीताफल, अमरूद जैसे चिपचिपे फल भी शरीर में कफ बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें सुबह जल्दी निश्चित रूप से अवॉइड करना चाहिए। दिन के दौरान लगातार एसी में बैठना पड़े यह अलग बात है, लेकिन अगर बैठते हैं तो कम से कम अपने कानों को ढककर रखें ताकि ठंडी हवा सीधे न लगे। लेकिन जहां तक संभव हो एसी के उपयोग से बचना चाहिए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्रीज, आर्टिफिशियल एसेंस या आर्टिफिशियल कलर वाली चीज़ों का उपयोग जहां तक संभव हो कम करना चाहिए। और खासकर जिन्हें बार बार सर्दी होती है उन्हें पता हो या ना हो कि मुझे किस तरह की सर्दी है, लेकिन परफ्यूम, स्प्रे और डिओडोरेंट जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनका उपयोग जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप अपनी सर्दी ठीक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सर्दी ठीक करने के घरेलू उपाय। आप सुबह में, मैडम हमें ये सारी चीज़ें लेने से मना करते हैं, तो सुबह हमें क्या लेना चाहिए? तो कोविड के समय हम बहुत फ्रीक्वेंटली पीते थे, वैसी हर्बल टी आप निश्चित रूप से सुबह ले सकते हैं। सुबह अच्छे से 1 गिलास गर्म पानी लेकर उसमें सूंठ, काली मिर्च, दालचीनी, अजवाइन, लौंग और थोड़ा सा सेंधा नमक डालें। अगर आप चाहें और आपके घर उगते हों तो आप उसमें तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं। इन सबको उबालकर और अच्छी तरह की हर्बल टी बनाकर और छानकर अगर सुबह पिएंगे तो भी आपको कफ में काफ़ी अच्छा लगेगा। आयुर्वेद में जिन लोगों को हमेशा सर्दी रहती है ऐसे लोगों के लिए स्नेहन, स्वेदन और नस्य करने की बात कही गई है। स्नेहन यानी कि साधारण तिल का तेल लें या सरसों का तेल लें और उसे साइनस के आसपास यानी नाक के आसपास के रीजियन में हल्के हाथ से अच्छी तरह मालिश करें। 5-7 मिनट मालिश करने के बाद उसके ऊपर शेक लें। शेक कैसे लेना है? एक रुमाल लें, उसके अंदर अजवाइन डालनी है, भुनी हुई अजवाइन। साधारण अजवाइन तवे पर गरम कर लें। अच्छी तरह गरम हो जाए तो उसे रुमाल में भरकर पोटली बांध लें और आसपास अच्छे से शेक कर सकते हैं। अगर ये व्यवस्था न हो तो साधारण कपड़ा तवे पर गरम करके उससे भी आसपास अच्छे से शेक कर सकते हैं। और फिर दोनों नाकों में 2-2 बूंद अणुतेल की डालनी होती है। किसी भी आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर अणुतेल आपको मिल जाएगा। अगर अणुतेल आपको उपलब्ध नहीं है तो उसके अलावा तिल का तेल, इवन सरसों का तेल या अरंडी का तेल नाक में आप बूंदें डाल सकते हैं। इन बूंदों से अंदर के स्रोतस हमारी भाषा में खुलते हैं और धीरे धीरे अंदर साइनस में भरा हुआ कफ पिघल कर बाहर निकलता है।
तो मित्रों, ये घरेलू उपाय है जिसे आप बिना नुकसान के कर सकते हैं। और अणु तेल भी कम से कम 2 बूंद से लेकर 4-5 बूंद तक बढ़ाया जा सकता है। तो अगर ये प्रक्रिया थोड़ा लंबे समय तक की जाए तो भी आपको कफ में काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो इस तरह स्नेहन यानी मालिश, स्वेदन यानी शेक और नस्य यानी नाक में बूंद डालने की प्रक्रिया की जाती है। इसके अलावा धूपन की एक बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति वर्णित की गई है कि आप एक तवा लें, तवे पर थोड़ा सा अजवाइन डालकर उसे गर्म करें। इसमें आप चाहें तो थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं, थोड़ी सौंठ डाल सकते हैं और उसका धुआं आपको सांस के साथ नाक में जाए, इस तरह लेना है। इस धूपन से भी कई बार अद्भुत परिणाम मिलते हैं। ये भी घरेलू है जिसे आप आराम से घर पर मैनेज कर सकते हैं। आइडियली जिन लोगों में कफ ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को दूध और दूध की चीज़ें मात्रा में कम लेनी चाहिए, लेकिन आप गाय का दूध पी सकते हैं और अगर संभव हो तो गाय के दूध में त्रिकट्टू पाउडर, त्रिकट्टू यानी सौंठ, काली मिर्च और पीपल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो किसी भी आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर मिल जाएगा। तो त्रिकट्टू पाउडर डालकर आप दूध उबाल कर ले सकते हैं, या फिर सौंठ वाला दूध ले सकते हैं, या फिर हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। मैं कई बार कहती हूँ कि हल्दी को आप भैंस के दूध के साथ ना लें। अगर आप हल्दी को गाय के दूध के साथ लेंगे तभी वह कफ निकालने का काम करेगी। एक और महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहूंगी कि आमतौर पर जब हमें सर्दी होती है तो हम दही बंद कर देते हैं, लेकिन दही ये कफनाशक है। दही का गुण आयुर्वेद में उष्ण बताया गया है। सिर्फ समस्या यह है कि हम फ्रिज में रखा हुआ दही तुरंत खा लेते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम करता है। इसलिए आयुर्वेद में प्रतिशय की सर्वोत्तम दवा रसाला यानी श्रीखंड कहा गया है। आप दही जब भी खाएं तो उसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालकर खाएं तो वह प्रतिशय यानी सर्दी की उत्तम दवा बन सकती है। इसलिए निश्चित ही आप सर्दी में दही ले सकते हैं, लेकिन वह फ्रिज में रखा हुआ ठंडा नहीं होना चाहिए, सामान्य तापमान वाला होना चाहिए और यदि संभव हो तो उसमें सौंठ या काली मिर्च का पाउडर मिलाकर लेना चाहिए। रूटीन में जिन लोगों को बार बार सर्दी होती है, ऐसे लोगों को रात को सोने से पहले 2 से 3 मिनट अजवाइन या कुछ भी डालकर आप स्टीम ले सकते हैं और वो स्टीम लेने के बाद अगर आप नाक में बूंदे डालेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्राणायाम को जीवन में शामिल करना चाहिए। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ओंकार, ये प्राणायाम आपके ऊपरी भाग को तरोताजा रखते हैं, अंदर के ऑब्स्ट्रक्शंस निकालते हैं और मस्तिष्क में ऑक्सीजनेटेड रक्त पहुंचाते हैं। इसलिए संभव हो रूटीन में प्राणायाम को शामिल करना चाहिए। मित्रों, ये सभी घरेलू उपचार की बात हुई। इसके अलावा आयुर्वेद में कई उत्तम दवाएं हैं, जैसे लक्ष्मी विलास रस, त्रिभुवन कीर्ति रस। इसके अलावा किसी भी स्टैंडर्ड कंपनियों के कॉम्बिनेशन आते हैं जिनमें कई सारी दवाएं मिली होती हैं, सितोप्लादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, त्रिकट्टू चूर्ण। तो इन सभी दवाओं को उचित डॉक्टर के निगरानी में लिया जाए तो उत्तम परिणाम मिलते हैं। अगर इससे भी आपको अच्छा न लगे तो डॉक्टर के निगरानी में क्लासिकल पंचकर्म, जिसमें कफ के लिए पंचकर्म में मुख्य रूप से वमन और नस्य होते हैं, लेकिन कौन सा पंचकर्म करना है ये आपका डॉक्टर तय करता है। तो ये सब करके हम परमानेंट सर्दी से छुटकारा पा सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आपको समझ ना आए, कन्फ्यूज़न हो कि रिपोर्ट्स करवाएं या ना करवाएं, सर्दी मेरी ठीक नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से आप हमारी ऑनलाइन टीम से संपर्क कर सकते हैं। वे लोग आपको बहुत विस्तार से जानकारी देंगे और आपके साथ रहकर आपको गाइड करेंगे। तो मित्रों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।